आज के हमारे ख़ास मेहमान जो कि हैं सीए राज चावला जी। चावला साहब, आपसे जानने ये चाहेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स की जो व्यवस्था है उसकी खामियों और उसके बदलावों के बारे में, कि क्या कुछ आप देख रहे हैं कि मतलब क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, किस तरह की खामियां हैं। एक तो बड़ी बात यह आ रही है कि लोगों को पता ही नहीं है, गोल्ड पर अलग समय सीमा रखी गई है, इक्विटी में अलग समय सीमा रखी गई है, प्रॉपर्टी पे अलग समय सीमा रखी गई है, टैक्सेस की रेट भी अलग अलग हैं। तो क्या इसमें समय सीमा एक हो सकती है या टैक्स रेट एक ऐसे होंगे? क्या कुछ बड़ी खामियां लगती हैं, और क्या आपको लगता है कि जो सुझाव आप लोगों की तरफ से जा रहे हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं? सर, आज की डेट में जो कैपिटल गेन टैक्सेशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जी। जैसे कैपिटल गेन टैक्सेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, होल्डिंग पीरियड। कहीं पे होल्डिंग 1 ईयर है, कहीं पे 2 ईयर है, कहीं पे 3 ईयर है। इसी तरह से जो टैक्सेशन है वो भी अलग अलग है। कहीं पे 10% है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, तो कहीं 30% है। और इसके अलावा एक चीज होती है इंडेक्सेशन। कहीं पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट है और कहीं पे नहीं है। तो ये जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है इस चीज को समझना जानना। लेकिन जो हमारा आम करदाता है, आज आप देखिए आम करदाता भी डायरेक्ट टैक्स से जुड़ रहा है। और बिल्कुल। हमें बहुत खुशी है, सरकार भी खुश है कि सरकार का जो एक वो था कि भाई हमारे पास कितनी टैक्स कलेक्शन हो, आज उससे ज्यादा सरकार को टैक्स मिल रहा है। तो सरकार भी चाह रही है कि इसको जितना हम सिंप्लीफाइड करेंगे, लोगों के जो मिसकंसेप्शन थे, टैक्स से दूर भागते थे, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। फेसलेस असेसमेंट किया है। आज 24 से 48 घंटे के अंदर सर आपका रिफंड आ जाता है। सब बिल्कुल। कुछ ऑनलाइन है। कोई बंदा आपको किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है। तो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। तो उसके लिए सरकार खुद चाह रही है कि इसको सिंप्लीफाइड किया जाए, कि कहां पे जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे, रेट में सिमिलैरिटी हो जाए, होल्डिंग पीरियड में सिमिलैरिटी हो जाए। तो उसके ऊपर सीआईआई ने, आईसीआई ने, काफी लोग जो हैं, संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जी। वो उनको अपनी प्री बजट मेमोरेंडम देके सिंप्लीफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और तमाम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, लोगों की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पॉसिबल है कि क्या सभी कैटेगरीज को एक ही टाइम फ्रेम में बांधा जाए, चाहे वो गोल्ड हो या फिर अगर हम बात करें इक्विटी हो, प्रॉपर्टी हो, ये क्या पॉसिबल है? क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्या कुछ आपको लगता है ये फीजिबल है? क्या सब पे रेट एक जैसे हो सकते हैं या उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं? दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल इसी में, एक ऑर्डन क्वेश्चन है कि क्या इससे आपको लग रहा है कि टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होगी अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो? बिल्कुल विपुल भाई, क्या होता है, कोई भी चीज जब सिंप्लीफाई होती है तो उसमें कलेक्शन बढ़ता है। जीएसटी हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। हर महीने आपको जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी हुई मिलती है। सरकार की जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा उसको कलेक्शन मिल रही है। तो क्या होता है, जितना सिंप्लीफिकेशन होता है उतना ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के उसमें आगे फ्रंट पे आते हैं। आम आदमी भी आज चाह रहा है कि भाई मैं अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराऊं। इसी तरह से कैपिटल गेन में अभी तक क्या होता था, लोग जो है दूसरों के नाम से काम करते थे, डरते थे कि यार इसमें कैपिटल गेन को ये कर लिया जाए। अगर ये हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारी कलेक्शन भी ज्यादा होगी, और कलेक्शन के साथ साथ जो आज की डेट में कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए आपके पास लिस्टेड कंपनी के बॉन्ड्स हैं, वो इक्विटी है, इक्विटी में इन्वेस्टेड है या बॉन्ड उसमें डेट में है। मान लीजिए 65% से ज्यादा अगर वो उसका इक्विटी में है या उसमें है, तो दोनों की टैक्सेबिलिटी डिफरेंट है। बिल्कुल। दोनों की जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है, इक्विटी में है तो 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है। अगर आपका बॉन्ड डेट में इन्वेस्टेड है तो वो 3 साल बाद होता है। तो आदमी सोचता है यार मेरे, उसको आम आदमी को तो चीजें पता नहीं है। बिल्कुल। तो हमने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो आज की डेट में हमारे देश में शेयर मार्केट, आप देखिए कल भी हाई पे बंद हो रहा है, डेली नई नई हाइट्स छू रहा है, क्योंकि आम आदमी इसमें शेयर मार्केट में आ रहा है। आज हमें उतना डर नहीं है कि फॉरेन का इन्वेस्टर चला जाएगा। आज भारत का हर आदमी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे मालूम है कि हमारा भविष्य है ये। बिल्कुल। आने वाले टाइम में जो बड़े उद्योगपति हैं वो तो बोल रहे हैं कि 1 लाख इंडेक्स हो जाएगा। जैसे बिल्कुल। पहले लोग 50,000 कहते थे तो हमें मतलब डाइजेस्ट नहीं होता था। आज लोग 1 लाख इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो सरकार को भी मालूम है कि अगर हमने इस तरह से लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़वानी है तो नेचुरली हमें इसे सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, और नेचुरली इसकी हमारी कलेक्शन जरूर बढ़ेगी। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि इसमें दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि क्या वाकई में इसी साल ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
या फिर इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, उलझी हुई हैं? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इंडेक्सेशन को के बेनिफिट के इस्तेमाल को लेकर के है। ये इंडेक्सेशन कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर में भी बदलाव किए जाने के क्या कुछ आपको आसार लग रहे हैं? और इंडेक्सेशन को लेकर के थोड़ी सी अगर आप क्लैरिटी के साथ हमारे दर्शकों को समझा पाएँ, ये होता क्या है? सर, इंडेक्सेशन होता है आपका टाइम पीरियड का गैप। मान लीजिए कोई चीज आपने खरीदी तो सन 2000 में, बेच आज रहे हैं, तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है भाई, उस समय पे जो पैसे की वैल्यू थी, आज की डेट में जो मेरे पैसे की वैल्यू है सर, उसमें तो चेंज आया ना। तब मान लीजिए मैंने 1000 रुपए की चीज खरीदी, आज उसकी जो मार्केट प्राइस है 5000 रुपए है, लेकिन सरकार एक इंडेक्सेशन कैलकुलेट करती है जो हर साल आता है। आपको मालूम होगा 2017 में हमारा जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है। पहले हम 1981 का इंडेक्सेशन लेते थे, 1981 को हमने 100 मान लिया, ठीक है सर। और उससे पहले की कोई चीज ली है तो उसको हमने 100 माना, और उसके बाद जब हमने कोई चीज ली तो उस हिसाब से उसको जो हमारा इंडेक्सेशन है जो हर साल सरकार घोषित करती है, तो जो मेरा परचेज प्राइस है उस परचेज प्राइस को मुझे उससे इन्फ्लेट करना होता है। भाई मेरे भी तो पैसे की वैल्यू बढ़ी ना। मैंने कोई चीज 10 साल 20 साल पहले खरीदी थी, उस टाइम पे पैसे की वैल्यू बहुत कम होती थी, तो सरकार मुझे उस इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। अब सरकार ने बड़ा अच्छा किया कि 2017 में जो मेरा बेस प्राइस 1981 था, अब उसको 2001 कर दिया। उससे क्या हुआ कि 2001 से पहले की जो चीजें वो 100 पे आ गई, अब दोबारा से इंडेक्सेशन शुरू हो गया। मान लीजिए मैंने सन 2001 में कोई चीज खरीदी और आज की डेट में बेच रहा हूं, मैंने 100 रुपए की खरीदी थी, आज मैं 400 रुपए की बेच रहा हूं, तो आज की डेट में लगभग 3 गुना 4 गुना इंडेक्सेशन चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा परचेज प्राइस है इन्फ्लेटेड बाय द इंडेक्सेशन, यानी कि 100 रुपए की चीज ली, आज मेरा इंडेक्सेशन मान लीजिए 360 360 है, तो मेरी वैल्यू जो है 100 रुपए की जगह मेरा परचेज प्राइस 360 रुपए माना जाएगा। मैंने वो 400 रुपए की बेची, आम आदमी तो सोचेगा 100 की खरीदी थी 400 की बेची तो 300 प्रॉफिट हो गया, ये तो बुक प्रॉफिट होता है। लेकिन जब मैं इनकम टैक्स के हिसाब से कैलकुलेशन करता हूं तो मेरी अपनी परचेज प्राइस को इन्फ्लेट करता हूं इंडेक्सेशन से। सरकार हर साल उस इंडेक्सेशन को घोषित करती है, उससे हम इन्फ्लेट करके तब हम कैपिटल गेन को निकालते हैं। अगर मेरी होल्डिंग शेयर मार्केट में मान लीजिए लिस्टेड कंपनी में मैंने लगाया हुआ है, तब वो 1 साल की होल्डिंग है। मेरा मान लीजिए किसी मकान में लगा हुआ है या प्रॉपर्टी में पैसा लगा हुआ है, उसमें 2 साल की मिनिमम होल्डिंग है लॉन्ग टर्म कहलाने के लिए। अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं है तो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है तो वो फिर मेरी नॉर्मल इनकम में ट्रीट होगा, ठीक है ना सर। तो मेरे परचेज प्राइस को इन्फ्लेट करके तब हम सेल प्राइस में से रिड्यूस करके जो बचता है उसका होल्डिंग पीरियड अगर लॉन्ग टर्म में आता है तो उसके हिसाब से मुझे टैक्स देना होता है। तो ये बहुत अच्छा है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट बहुत फायदे का होता है, बिल्कुल, और इससे काफी लोगों को फायदा मिलता है। तो ये क्या सर, ये जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है, या आपको लगता है कि अभी चूंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, 2017 में ही अभी ऐलान हुआ है, तो इस पर हो सकता है चर्चा ना हो, लेकिन कम से कम कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के या उसको सरलीकरण पे कोई हो सकता है बड़ा ऐलान हो? बिल्कुल, इंडेक्सेशन का मुझे चांस कम लगते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन पक्का है। मैं भी सी इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे सीबीडीटी चेयरमैन साहब के पास हम लोग मीटिंग करके आए, हमने अपना प्री बजट मेमोरेंडम दिया, तो हमने हमेशा सिंप्लीफिकेशन की बात की है। बिल्कुल, सरकार भी चाहती है और पब्लिक भी चाहती है। अगला प्रश्न सर ये है कि अब जो है इस बार हम टैक्स कलेक्शन देख रहे हैं, वो शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं जो जीएसटी कलेक्शन खासतौर से वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये अनुमान है कि टैक्स कलेक्शन सब बजटीय अनुमान से 3-4 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा रह सकता है। ऐसे में क्या पर्सनल इनकम टैक्स की दरों को घटाने पर विचार हो सकता है क्या? और सीसीआई ने भी सरकार को आयकर की दरों में कटौती करने के सुझाव दिए हैं, तो ये संभावना आपको लग रही है कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव हो जाए, और ख़ासतौर से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरा जो कंसर्न है वो कंसर्न है कि मंदी की आशंका है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है अभी राहत ना मिले, सरकार को अभी हो सकता है कि जो तमाम सब्सिडी दी जा रही है उसको कंटिन्यू करना पड़े। कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? सर देखिए, सबसे पहले तो हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन में इंडिविजुअल जो हमारे एसएससी हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है, और हमने भी सरकार से सीबीडीटी से रिक्वेस्ट की है कि आप इस टैक्सेशन के जो स्लैब है इसे बढ़ाइए। हालांकि उन्होंने देखिए 2.5 लाख से इफेक्टिवली 5 लाख तक फ्री किया हुआ है, लेकिन होता क्या है, जैसे आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया होती है तो आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल। अलावा
जो एक हमारी जो डिडक्शन है एटीसी वाली, वो 1.5 लाख रुपए चली आ रही है। हमने भी उनके लिए रिक्वेस्ट की कि कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए तो कीजिए इसको, ताकि जो हमारा एक आम हमारा जो असेसी है उसको इससे राहत मिल सके। और जैसे आपने कहा कि हमारे देश में, तो मुझे तो अभी मंदी नजर नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ अपना इतना बड़ा हमारे यहाँ कंज्यूमर है, और हमारे यहाँ इतनी लोगों की अर्निंग पावर भी बढ़ रही है, हमारा देश भी तरक्की की तरफ चल रहा है खूब, आज वर्ल्ड की हम सबसे अच्छी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार जितना सिंप्लीफाई करेगी, जितने लोग इस अभियान में जुटेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट हमें टैक्सेशन में मिलेगा। और नो डाउट जो सीआईआई ने भी वहां पे वो कहा है कि भाई जो है हमारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और हमें लग रहा है सरकार का कि सरकार जरूर इसमें हमें इंडिविजुअल को राहत देगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो नई टैक्स व्यवस्था को खत्म करने और पुरानी कर व्यवस्था को और ज़्यादा आकर्षक बनाने पर भी बातचीत चल रही है, और जिसका जिक्र भी आपने किया कि 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को क्या मतलब कि हो सकता है उसमें बढ़ोतरी हो। कितना इसकी उम्मीदें हैं आपकी कि इसमें बदलाव किया जाना चाहिए? क्योंकि एक तो ये कि इन्फ्लेशन का रेट आप देखिए, सेविंग जो है पहले जितनी होती थी उसके मुकाबले हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो निश्चित रूप से आदमी को की बचत का दायरा भी बढ़ना चाहिए अभी की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो आपको लगता है इस पर सरकार विचार करेगी, खासतौर से जो लोग अभी अफोर्ड कर सकते हैं उनके पैसे अगर बचेंगे तो वो देश की अर्थव्यवस्था में ही काम आएंगे भविष्य में? बिल्कुल ठीक कहा आपने। सरकार ये नई स्कीम लेके आई थी लोअर टैक्सेशन वाली, लेकिन उसमें नुकसान क्या हो रहा था, जो हमारा सैलरीड एम्प्लॉई है उसको बेचारे कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल रही, उसको जो हमारी चैप्टर 6 की डिडक्शन 80C to 80U है वो नहीं मिल रही, और काफी बेनिफिट नहीं मिल रहे। कायदे में जो नया जो टैक्स रिजीम आई थी वो उन लोगों के लिए थी, जैसे हमारे जो यंग बच्चे हैं आज की डेट में, वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, तो ये उनके लिए थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। लेकिन आज की डेट में भी मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉई है, सरकार आपको ये ऑप्शन देती है, आप पुरानी रिजीम में भी चेक कर लीजिए कि मेरा कितना टैक्स बन रहा है, नई रिजीम में भी टैक्स चेक कर लीजिए, और जिसमें आपका फायदा है हर साल बदलते रहिए। आपको सिर्फ एक फॉर्म भर के इंटीमेशन देनी होती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल है, जैसे मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को सिर्फ एक ही बार ऑप्शन है कि मैं उस रिजीम को चेंज कर सकता हूं, लेकिन सैलरीड एम्प्लॉय तो हर साल उसको अपने फायदे के हिसाब से किसी भी को भी ऑप्ट कर सकता है। सिर्फ उसको इंटीमेट करना होता है सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि सर मैं अब नई रिजीम में जा रहा हूं या पुरानी रिजीम में हूं। लेकिन लोगों को फायदा पुरानी रिजीम में ही मिल रहा है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। नई रिजीम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो हमने भी यही रिक्वेस्ट की है कि पुरानी वाली को थोड़ा सा रेट बढ़ा दीजिए, हमारी डिडक्शन का अमाउंट बढ़ा दीजिए, ताकि लोग इसको कंफ्यूजन में रह रहे हैं। आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं है सर इतना, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, सोचना चाहता है सिंपल। और ख़ासतौर से भारत जैसे देश में जहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को फोर्सफुली बचत करानी पड़ती है, सीमित संसाधन है, ऐसे में अगर बचत के साधन भी छूट जाएंगे और लोग खर्च ही करते रहेंगे तो शायद बुढ़ापे में कोई ऐसी सुविधा भी सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, तो लोगों के पास कुछ पैसे बचे रहें उनके बुढ़ापे के लिए, उनके आने वाले समय के लिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चलते चलते चूँकि ये हमारा सेगमेंट हम समाप्त कर रहे हैं और अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, फिर दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। आपकी इस बजट 2023 से क्या कुछ उम्मीदें हैं टैक्स को लेकर के? हम चाहेंगे आप अगर हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकें क्या कुछ होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि किन चीज़ों पे काम आसानी से हो जाएगा और किन चीज़ों पे आपको लगता है कि नहीं शायद अभी इसमें समय लगे? सर हमने जो अपना प्री बजट मेमोरेंडम सरकार को, सीबीडीटी को पेश किया है, उसमें सबसे पहला तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि भाई जो लोग रेगुलर टैक्स पेयर हैं, जैसे विदेशों में भी होता है, जो लोग रेगुलर टैक्स देते हैं उनको सरकार काफी बेनिफिट देती है कि उनको ऑनर कीजिए, ऑनर द टैक्स पेयर, जिन्होंने सरकार को टैक्स दिया है। ये नहीं कि लोगों का टैक्स का पैसा तो इकट्ठा हो जाता है, उसका बेनिफिट आम आदमी ले लेता है। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, जब इलेक्शन आती हैं वो फ्री बी में लग जाती है। बेचारा जो टैक्स पेयर है, जिसने सारी उम्र टैक्स पे किया है, उसके लिए भी 4-5% का एक प्रोविजन बना दीजिए, ताकि उसको भी बुढ़ापे में, मान लीजिए कोई सोर्स का इनकम नहीं है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके पास पेंशन नहीं है, तो उसको सरकार हॉस्पिटल में या और जो भी ओल्ड एज होम वगैरह है उसका बेनिफिट दीजिए। एक हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो ये पेनल्टी का क्लोज है इसे थोड़ा सा स्लैब वाइज कीजिए। मान लीजिए किसी की इनकम टैक्स की रिटर्न एक दिन के लिए डिले हो गई,
उस पे भी वही पेनल्टी है, और जिसकी 6 महीने डिले हो गई उस पे भी वही पेनल्टी है। थोड़ा सा इसको स्लैब में कीजिए, ताकि कोई गलती लग भी जाती है इंसान को तो उसको थोड़ी सी कम पेनल्टी लगे। तो इस तरह के हमने सुझाव दिए हैं। प्लस हमने कहा है कि इसको सिंप्लीफाइड कीजिए, तो उससे होगा कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पेयर जुड़ेंगे। और जो आज हमारे देश के अंदर डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देखिए ना, कल से हमारे यहाँ डिजिटल करेंसी भी शुरू होने वाली है, आरबीआई कर रही है। और आज देखिए वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला भारत बन गया है। आज आम आदमी के पास मोबाइल है, आम आदमी पान वाले के पास भी जाइए तो पेटीएम से पेमेंट लेने के लिए तैयार है, उसने लगाया हुआ है। तो आज हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो जितना सिंप्लीफाइड हमारा टैक्सेशन होगा उतनी कलेक्शन बढ़ेगी और उतने लोग इसमें बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करेंगे।